गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के डिफिनेशन के बारे में जानकारी लिए थे। पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन मैंने किया था, वो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था, उसको सोल्व नहीं कर पाए थे, तो आज मैं सोल्व कर देता हूं उनको। देखिए क्या दिया हुआ था आपका आई दिया हुआ था 2 एम्पियर, टाइम दिया हुआ था 2 सेकंड, चार्ज निकालना था Q निकालना था, Q इक्वल टू होगा। हम लोग Q का फॉर्मूला पढ़े थे I इंटू टी, तो 2 एम्पियर इंटू 2 सेकेंड, 2 दूनी 4 हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग कूलॉम बोलेंगे, तो हो जाएगा ये 4 कूलॉम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जब करंट दिया रहे, टाइम दिया रहे, तो हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। इन्हीं फॉर्मूला की मदद से इन दोनों में से कोई एक निकालने के लिए बोले, 2 दिया है, हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आज पढ़ूंगा, हम लोग पढ़ लिए थे माध्य धारा पढ़ लिए थे, मीन करंट या औसत धारा पढ़ लिए थे। आज मैं पढ़ूंगा मीन धारा में ही एक अलग है वर्ग माध्य धारा, वर्ग माध्य धारा। तो मैं पढ़ लेता हूं, लिखता हूं वर्ग माध्य धारा। लिखिए वर्ग माध्य धारा, इसका इंग्लिश होता है मीन स्क्वायर करंट। ये मैथमेटिकल टर्म है, इसका कोई डिफिनेशन नहीं है, इसका मैं मैथमेटिकल मीनिंग निकालता हूं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग निकाले थे, कैसे देख लीजिए, जैसे हम लोग मीन करंट निकाले थे माध्य धारा, तो आई लिख दिए थे, आई का रेटिंग दिए हुए थे, बार दिए हुए थे, इसको हम लोग ऐसे लिखे थे आई इंटू डी टी, बटन लिखा था डी टी। इंटीग्रेशन ऐसे किए थे, टाइम यहाँ जो लीजिए 0 से t लीजिए, t1 से t2 लीजिए, कोई मतलब नहीं है। जिसे यहाँ लिखे आई जो लिखा है, उसी का यहाँ पर इंस्टेंटेनियस लेना है। उसी तरह से यहाँ पर अगर आई स्क्वायर का बार निकालना हो तो क्या करूंगा, इंटीग्रेशन का सिंबल दूंगा, यहाँ पर आई स्क्वायर करूंगा, इंटू डी टी करूंगा, बट डी टी कर दूंगा, ये हो जाएगा वर्ग माध्य धारा। तो जब ये वर्ग माध्य धारा पढ़ लिया, अब एक आता है वर्ग माध्य मूल धारा। इसको इंग्लिश में बोलता हूं रूट मीन स्क्वायर करंट। रूट मीन स्क्वायर करंट। इसको समझिए मैथमेटिकल ही होगा। तो इसको कैसे निकालूंगा, जब ये निकाल लिया मैं, वर्ग माध्य धारा निकाल लिया, इसी का मूल ले ले, मूल का मतलब हुआ रूट ले लो। तो देखिए इसको स्प्लिट करता हूं आई आर एम एस से, इसको शॉर्टकट बोलता हूं आर एम एस करंट, इसको शॉर्टकट बोलता हूं, या और बोलिए आर एम एस करंट। इसको डिनोट जो करूंगा हम लोग आई आर एम एस बराबर क्या होगा, ये वर्ग माध्य धारा का ही रूट ले लूंगा। देखिए
तो वर्ग माध्य धारा क्या होगा, आई स्क्वायर का बार और रूट ले लूंगा, यही हो गया आपका वर्ग माध्य मूल धारा, या इसी को हम बोल सकता हूँ आई इनवर्स करंट। इसका हम लोग अधिक उपयोग करूंगा एसी में। एसी में जब करंट वहां पर कांस्टेंट नहीं रहती है, अगर कांस्टेंट करंट नहीं रहेगी तब वर्ग माध्य धारा सभी करंट समान होगी। जब आपका करंट कांस्टेंट रहेगी तब बदलता नहीं हो, अगर वो टाइम के साथ बदल रहा हो करंट, तब आपका सबका मान अलग अलग हो सकता है। तो ये था वर्ग माध्य मूल धारा। इसको मिटा देता हूं। दूसरा बात आती है इसमें, हम लोग जो पढ़े थे तात्क्षणिक धारा आई बराबर, इस तरह से आई का करंट का फॉर्मूला था, ये आई बराबर क्यू बटे टी था। अगर मैं आई और टी का ग्राफ खींचूं, अगर यहां से जैसे हम क्यू बराबर निकाल, क्यू बराबर क्या देगा, आई इंटू टी देगा। आई इंटू टी देखिए, अगर मेरे पास एक ग्राफ दिया है टाइम का और दिया है करंट का, अगर टाइम और करंट का ग्राफ मेरे पास दिया रहे, इससे मूल्य ग्राफ है, ये है आई का ग्राफ किसके साथ, टी के साथ। ये हो गया आपका समय हो गया, ये समय अक्ष, इसको बोलूंगा मैं विद्युत धारा अक्ष। अगर दिखाई नहीं दे रहा हो, सुनकर भी आप लिख सकते हैं विद्युत धारा, ये आई को ये होगा टी हो गया। मान लीजिए कि इस टाइम इंटरवल में बात कर रहा हूं, ये ओरिजिन हो गया, इस टाइम इंटरवल ये T1 हो गई, एक टाइम इंटरवल T2 हो गई। अगर कोई पूछे कि T1 T2 के समय अंतराल में कितना आवेश क्रॉस सेक्शन से फ्लो क्या होगा, प्रवाह क्या होगा, इसके लिए क्या करूंगा मैं, ये जो देख रहे हैं आई ग्राफ और ये टी अक्ष, ये जो बनाए हैं T1 और T2, इनके बीच में जो एरिया जो ऑक्युपाइड कर रहा है, जो ये एरिया है क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, यह क्षेत्रफल अगर मैं निकाल लूं, इस क्षेत्रफल को अगर मैं निकाल लेता हूं, तो यही आपका आवेश होगा, ये एरिया क्यू के बराबर होगा, ये जो क्यू है इसके बराबर होगा। मैं सीधा सा सिंपल सा सवाल लिख, इसका मीनिंग लिख देता हूं। मीनिंग ये रही कि आई टी ग्राफ, आई ये जो देख रहे हैं ये आई टी ग्राफ और टी एक्स, ये जो ग्राफ है ये आई और टी के बीच में है, इसलिए बोलूंगा आई टी ग्राफ और टी एक्स। आई टी ग्राफ तथा टी अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या देता है, आवेश देता है, आवेश देता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि, पिछले लेक्चर में बताया था कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, परंतु यह इसमें जो है हम लोग करंट दर्शाते हैं किस दिशा में फ्लो हो रही है, इसमें दिशा दर्शाता हूं किस दिशा में करंट फ्लो हो रही है, लेकिन है वह अदिश राशि। इसका कारण, तो इसको हम कैसे समझें, इसका डायरेक्शन किधर देते हैं, इसका डायरेक्शन देते हैं, इसमें मान लीजिए वायर है, इस वायर में करंट प्रवाह हो रही है, तो मतलब यहाँ पर अगर हमको करंट दिखाना हो, इस जगह हम टेंजेंट खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक ना, स्पर्श रेखा खींचूंगा। अगर मान लीजिए करंट इधर है तो इधर दर्शाऊंगा, अगर इधर है तो इधर दर्शाऊंगा। टेंजेंट के द्वारा मैं क्या दिखाता हूँ, करंट डायरेक्शन को दिखाता हूँ। तो लिखता हूँ यहाँ पर, नोट में लिख देता हूँ, नोट नंबर 1 हो गया ये,
ये नोट नंबर 2 में लिखता हूं आगे कि विद्युत धारा की दिशा तार के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर विद्युत धारा की दिशा तार के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर दर्शाते हैं। किधर दर्शाऊंगा दिशा? धारा की दिशा में। तीर धारा की दिशा में दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए वायर है तो फ्लो करंट इधर हो रही है। मान लीजिए इधर करंट चल रही है, इधर से इधर। ये बिंदु ए मान लेता हूं, यहाँ बिंदु बी मान लेता हूं, यहाँ बिंदु सी मान लेता हूं। तो ए से बी होकर के सी पर पहुंचता है। लेकिन अगर मैं ए पर पूछूं कि एक करंट किधर होगी तो आपको यहाँ पर क्या करना, स्पर्श रेखा खींचना है, किधर डायरेक्शन मारना। अगर मैं यहाँ पूछूं किधर है करंट की डायरेक्शन, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचना है, इधर करंट। यहाँ पूछूं यहाँ पर होगी, यहाँ पर पूछूं ऐसे तीर मार के यहाँ पर दर्शा देना। तो जिस बिंदु पर मैं तीर टेंजेंट खींचूंगा, स्पर्श रेखा खींचूंगा, ध्यान रखना तीर जो दिखाऊंगा ना करंट की तरफ दिखाऊंगा। ये था करंट से संबंधित बातें। इसको हम मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिए। हो गया नोट, मिटा देता हूं। चलिए अब इसमें एक नया आता है धारा घनत्व का चर्चा करता हूं मैं कि धारा घनत्व किसे कहूंगा। धारा घनत्व इंग्लिश बोलता हूं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी को समझिए। क्या है करंट डेंसिटी? जैसे मान लीजिए ये कोई क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में करंट आई जा रही है और इसका एरिया ए है। तो मैं बोल सकता हूं क्रॉस सेक्शन ए एरिया से करंट आई पास कर रही है। अगर मैं पूछूं कि एक एरिया से कितना, यूनिट एरिया से कितना इसमें करंट प्रवाहित होगी, तो आपको बोलना पड़ेगा कि आई बटे ए प्रवाहित होगी। ये बोलिएगा आई बटे ए प्रवाहित करंट होगी। तो आई बटे ए करंट प्रवाहित जो हुआ वो एकांक एरिया से हुआ, मतलब छोटा सा एरिया यहाँ ए हुआ, इससे करंट प्रवाहित हो रही है। तो इसी को प्रत्येकांक क्षेत्रफल से, क्रॉस सेक्शन से जो धारा गुजरती है, प्रवाहित होती है, उसे हम लोग कहते हैं धारा घनत्व कहते हैं। इसका हम दूसरे तरीका समझाता हूं जनरल रूप में। कारण है जैसे मान लीजिए कि आपका क्रॉस सेक्शन एरिया इससे चल रही है, इससे टेढ़ा है, इसमें दर्शाता हूं एरिया वेक्टर इधर दर्शाता हूं। मान लीजिए करंट इससे प्रवाहित हो रही है, इसको करके ऐसे इस डायरेक्शन में, इधर आई है, इधर मान लीजिए एरिया वेक्टर ये तिरछा से, लेकिन इसे मान लीजिए एक पेपर है, जैसे मान लीजिए पेपर है, अभी सीधा पेपर है, इधर से करंट जाएगी, सीधा आ गई, मुझे इसका तिरछा कर दूं, लेकिन
करंट में सीधा ही हो जाऊं, जैसे पहले था वैसे ही हो जाऊं, एरिया टेढ़ा हो जाएगा। इस स्थिति में क्या करता हूं मैं, तो यहाँ पर एरिया इधर हो गया और ये आई ए है, इसका एंगल इसके साथ थीटा कौन बना रहा है। कोई वेक्टर है, मान लीजिए कि ये वेक्टर है, एक्स एक्सिस का थीटा बनाता है, इसका कंपोनेंट में तोड़ता था, इधर होता है ए कॉस थीटा, इधर होता है ए साइन थीटा। उसी तरह से यहाँ भी एक एरिया है, इसको मैं दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं, इधर है ए कॉस थीटा, इधर है ए साइन थीटा एरिया। तो एरिया होती है तो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इधर का एरिया जो होगा, मान लीजिए ऐसा एरिया होगा सीधा, तब इसका इधर आया होगा, इसका वाला जो आया होगा मान लीजिए ऐसा होगा, ऐसा करके, तब इसका ऊपर गया होगा। तो यदि ए एरिया दो भाग में बांट गया, एक ए कॉस थीटा हो गया, ए साइन थीटा हो गया। अब जो करंट आई पास कर रही है वह किससे पास कर रही है, ए साइन थीटा से या ए कॉस थीटा से। तो देख रहे हैं ए कॉस थीटा ए एरिया है, तो आई जो पास कर रही है ए कॉस थीटा से पास कर रही है। ये तो बस समझ में आ रही है। अब मैं इसका डेफिनेशन लिखाता हूं। ध्यान तो कर देखिए डेफिनेशन क्या है। प्रति एकांक, प्रति एकांक नहीं लिख करके एकांक भी लिख सकते हैं आप। एकांक क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन लिख दीजिए, एकांक क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाले धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे यह सदिश राशि के लिए लीजिए, यह सदिश राशि है। इसे जे वेक्टर से सूचित किया जाता है। अब मैं लिखता हूं जो फिगर बनाया कि ये क्रॉस सेक्शन ए है, इसका एरिया तो परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा, इधर मान लीजिए करंट आई इसे पास कर रही है, ये एंगल थीटा है। तो यहां मैं दो कंपोनेंट तोड़ लिया जो पहले तोड़ा था, एक हो गया ये ए साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए कॉस थीटा, इधर हो जाएगा। तो आई जो प्रवाह हो रहा है ए कॉस थीटा से प्रवाह हो रही है, ये साइन थीटा है। बड़ा लिख देता हूं, शायद नहीं दिखाई दे। ए कॉस थीटा ए एरिया हुआ और ए साइन थीटा ए एरिया हुआ। तो करंट आई पास कर रहा है किससे, ए कॉस थीटा से, इस एरिया से पास कर रही है। तो ए कॉस थीटा से आई एरिया पास कर, एक एरिया से कितना पास करेगी, आई बटे ए कॉस थीटा पास करेगी। तो इसीलिए हम लिखूंगा जे बराबर आई बटे ए कॉस थीटा लिखूंगा। अगर मैं जे लिखूं, सॉरी मैं आई लिखूं, आई बराबर क्या लिखूंगा बताइए, आई बराबर लिखूंगा जे ए कॉस थीटा लिखूंगा। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि दो वेक्टर रहे, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, अगर दोनों बीच एंगल थीटा हो, इसका ए प्रोडक्ट ए डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा। तो मैं जे कॉस थीटा लिख सकता हूं क्योंकि वेक्टर एन है, जे भी वेक्टर है ए बी वेक्टर, मैं लिख सकता हूं जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो मैं लिख सकता हूं इसको जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर कौन सा गुणनफल है, अदिश गुणनफल है। तो आई जब ये अदिश गुणनफल हुआ, आई सदिश राशि एक अदिश राशि, अदिश राशि यहां से क्लियर होता है आई एक अदिश राशि।
लेकिन जे कौन राशि है? सदिश राशि है। जे है धारा घनत्व। इसकी डायरेक्शन जो दिखाऊंगा मैं वो करंट के डायरेक्शन में दिखाऊंगा। जैसे करंट उधर ही धारा घनत्व को इनकी दिशा धारा की दिशा में होती है। इनकी दिशा धारा की दिशा में होती है। फिर से एक बार समझ लीजिए इसको कि ये एरिया जो इस एरिया जो ए कोष्टा से कितना करंट पास कर रही है? आई से। यहाँ आपको दिख रहा है कि एरिया ए है, लेकिन जो इसका इफेक्टिव एरिया है जिससे करंट आई पास कर रही है, इफेक्टिव एरिया, प्रभावी एरिया, और ए कोष्टा है। तो ए कोष्टा के होने से ए कोष्टा से जो प्रभावित हो रही है, इसीलिए ये एरिया से पास करने के लिए इसको आई बटे ए कोष्टा होगी। आई भाग दे दूंगा ए कोष्टा से। आई बराबर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, यहाँ से इधर भागा इधर गुना आ जाता है तो जे कोष्टा हो जाएगा। आई बराबर जे वेक्टर और के वेक्टर लिख लिया। जे वेक्टर एक अदिश राशि, इसीलिए आई भी एक अदिश राशि है, लेकिन जे एक सदिश राशि है। लेकिन जे की दिशा कैसे दर्शाऊंगा? तो जे की दिशा दर्शाने के लिए धारा की दिशा में ही दर्शा दूंगा। ये था धारा घनत्व। एक क्वेश्चन इस पर कर लेता हूं। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन समझ लीजिए। ये आपका वायर है, इसी के समांतर में करंट गुजर रहा हूं। इसका एक मान लीजिए, इसका कुछ रेडियस होगा, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर रेडियस है इसका, इस वायर का। इसमें करंट प्रवाहित कर रहा है कौन से एम्पियर का? मैं पूछूं कि इसका घनत्व निकालिए, धारा घनत्व निकालिए। तो देखिए, पहले क्या करता हूं, करंट दिया हुआ आई कितना? 5 एम्पियर, ये देख लिया। थीटा क्या है कि करंट भी इधर होगा, आई भी, और इसका एरिया वेक्टर ए भी इधर है, तो थीटा हो गया कितना डिग्री? 0 डिग्री। थीटा हो गया 0 डिग्री। दूसरा बात, एरिया निकालना है ए। चूंकि ये सर्किल है, वृत्त है टाइप का है, तो ये बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, आर दिया है 10 सेंटीमीटर। लिख लेता हूं पाई, आर का मान चूंकि सेंटीमीटर मीटर में बदल लीजिए तो हो जाएगा 0.1 मीटर का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 0 मीटर स्क्वायर। हमको निकालना है जे बराबर क्या लिखूंगा? आई बटे ए कॉस थीटा। आई का मान लिखूंगा 5 एम्पियर, इसका मान लिखूंगा 0.01 पाई मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा है, कॉस 0 का मान तो नहीं होगा, लिख देता हूँ कॉस 0 तो गया 5 0.01 पाई, इसका मान 1 होगा, 10 बढ़ा दीजिए, 0 हो गया 500 बटे पाई। इसका मात्रक देख लीजिए जे का मतलब हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। तो और नाम लिखिए, वो दिल बेबे वो हम देखा। देखिए, क्वेश्चन है किसी तार में 15 प्रोटॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में 5 सेकंड में प्रवाहित हो रही है, तो तार में विद्युत धारा ज्ञात करें। इसको समझिए। जैसे मान लीजिए वायर है, इधर मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन जा रही है, इधर मान लीजिए 15 इलेक्ट्रॉन जा रही है, सिर्फ 15 प्रोटॉन जा रही है। 10 इलेक्ट्रॉन निकल रही है। 10 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब हुआ
इसमें 10 प्रोटॉन बढ़ रहा है, मतलब प्लस चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलने से प्लस चार्ज बढ़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका नेट आवेश हम निकालेंगे, अगर क्यू नेट निकालूं तो 15 प्रोटॉन का आवेश कितना होगा, 15 गुना ई हो जाएगा, प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन निकल रही है, तो इसीलिए प्लस देंगे, प्लस में चार्ज रहेगी, कारण है कि इसमें प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन निकलने से बढ़ती है। तो 10 ई एक अलग हो जाएगी, टोटल आवेश कितना हो जाएगा, 25 ई हो जाएगी। ई की तो गुना आप लोग जान रहे हैं, 1.6 गुना 10⁻⁻19 होती है, 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है कूलम। क्यू नेट इतना निकल गया। वही अगर मैं बोलता कि 15 प्रोटॉन था, 10 इलेक्ट्रॉन एक ही ओर प्रवाहित हो रही है, तब एक ही ओर का नेट मतलब 15 प्लस चार्ज 10 माइनस चार्ज, नेट चार्ज हो जाता कितना, 15 माइनस 10, 5 प्रोटॉन के उसमें रहता, और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन का या 5 प्रोटॉन के इस पर आवेश हम लोग लिखते। लेकिन तो इसका जो डायरेक्शन होगा करंट का प्रोटॉन की दिशा में होगा, न कि इलेक्ट्रॉन की दिशा में, क्योंकि प्रोटॉन की मात्रा अधिक है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है। उस अगर एक ही दिशा में बढ़ता तो करंट इधर उल्टा बढ़ता, लेकिन एक ही विपरीत दिशा में हम लोग प्रोटॉन की तरफ करंट दर्शाएंगे, तो इधर हो जाएगा प्लस चार्ज की तरफ दिखाऊंगा करंट को। तो ये हो गया। और करंट जो इलेक्ट्रॉन होती है करंट की विपरीत दिशा में फ्लो होती है, प्रवाहित होती है। तो ये हो गया आपका नेट आवेश हमको निकालना। आई बराबर फॉर्मूला होता है Q बटे T। Q का मान हो गया 25 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19 बटे कूलम बटे टाइम हो गया 5 सेकेंड। 25 हो गया, 5 बार में कट गया, 16×5 = 8 गुना 10⁻⁻19 कूलम प्रति सेकंड को एम्पियर बोलता हूँ, इसको मैं एम्पियर लिखूंगा। 8 गुना 10⁻⁻19 एम्पियर। इसको गुना से कर लीजिएगा, 16×5 दशमलव हो जाएगा, इसीलिए 8 हो जाएगा। ये था सवाल। तो आज का क्लास यहीं पर रहने देता हूं। अगले क्लास में हम लोग प्रतिरोधकता के बारे में समझूंगा। उससे पहले मैं समझूंगा कि इसमें शीतलन समय क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या संवहन वेग क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में जानूंगा। इसको आप थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा, पीछे के चैप्टर में पीछे जो पढ़ाया पिछला लेक्चर उसको भी देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।